आज के समय में मार्केट में इतने सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि कितनी बार इन्वेस्टर कंफ्यूज हो जाता है कि किस ऑप्शन में उसे पैसा लगाना चाहिए। बहुत तरीके की गवर्नमेंट स्कीम्स अवेलेबल हैं जहां पर अच्छे रिटर्न्स मिल जाते हैं, साथ ही साथ ऐसे भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहां पर इक्विटी एंड डेट में इन्वेस्ट होता है और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी दोनों मिल जाती है। इस वीडियो में हम उन्हीं इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट है, एनपीएस है, पीपीएफ है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है और म्यूचुअल फंड। इन पांचों इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस का एक डिटेल कंपैरिजन करेंगे और ये समझने का कोशिश करेंगे कि हर एक प्रोफाइल के हिसाब से कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सूटेबल है। नमस्कार, मैं हूं प्रिया, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग डन राइट में। मैं हर वीक पर्सनल फाइनेंस पे वीडियोस बनाती हूं, तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको नए वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आती रहेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में। देखिए, फिक्स्ड डिपॉजिट में आपको कब इन्वेस्ट करना चाहिए? आपको यहाँ पे तब इन्वेस्ट करना चाहिए जब आपका गोल की रिक्वायरमेंट ना शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। ऑल्दो फिक्स्ड डिपॉजिट का जो ड्यूरेशन है ऑफ लॉक इन 7 days to 10 years तक का है, लेकिन आप यहाँ पर तब इन्वेस्ट करें जब आपको पता है कि आपको उस पैसों की रिक्वायरमेंट इमीडिएटली पड़ने वाली है और वहां पर आप सेफ्टी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। उस केस में अपने गोल ड्यूरेशन के हिसाब से आप फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिस्क की बात कर लें, ऑब्वियसली यहाँ पे लो रिस्क है। लिक्विडिटी की बात कर ले तो हाई लिक्विडिटी है, क्योंकि आप अपने गोल के हिसाब से फिक्स्ड डिपॉजिट चूज कर रहे हैं तो आप उस गोल को पूरा होते ही वहां से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। इनफैक्ट पार्शियल विड्रॉल के केस में भी कुछ पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, उसके बाद भी आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। रिटर्न्स की बात कर ले तो यहाँ पर आपको 3% से 9.5% तक के रिटर्न्स मिल सकते हैं, और ये रिटर्न्स भी डिपेंड करते हैं गोल ड्यूरेशन के हिसाब से। जितना कम समय के लिए रखेंगे रिटर्न्स उतने कम मिलेंगे, जितना ज्यादा समय के लिए रखेंगे रिटर्न्स मिलने के चांसेस भी हाई हो जाएंगे। अगर हम टैक्स बेनिफिट की बात कर ले तो यहाँ पे बहुत ही कम टैक्स बेनिफिट मिलता है। केवल टैक्स सेविंग एफडीज के केस में आपको एटीसी के केस में टैक्स बेनिफिट मिल जाता है, और यहाँ पे जो लॉक इन पीरियड होता है वो 5 years का होता है, जो कि आपको सर्व करना होता है। दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात कर ले, वो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये गवर्नमेंट की स्कीम है और यहाँ पर अच्छे रिटर्न्स मिल जाते हैं, जहाँ पर आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो लॉक इन पीरियड होता है वो 15 years का होता है। रिस्क यहाँ पर ना के बराबर रहता है, तो आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के बाद चिंता करने की तो कोई जरूरत नहीं है। फिर लिक्विडिटी की बात कर ले तो लिक्विडिटी यहाँ पे बहुत लो है। 7th year ऑनवर्ड्स आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। रिटर्न्स की बात कर ले तो यहाँ पे करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 7.1% का, जो कि क्वार्टरली बेसिस पे वेरी करता रहता है। अगर टैक्स बेनिफिट की बात कर ले, यहाँ पर आपको एटीसी में टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। और इस फंड की सबसे खास बात बताऊं, ये ट्रिपल ई की कैटेगरी में आता है। एग्जेम्प्ट मतलब आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर तो ऑब्वियसली कोई टैक्सेस पे नहीं करते हैं, उस पर भी आपको टैक्स में बेनिफिट मिल जाता है। जो इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता है वो भी टैक्स फ्री होता है। मेजॉरिटी में जो अमाउंट मिलता है वहां पे भी आपको कोई टैक्सेस पे नहीं करने पड़ते। इसी वजह से पीपीएफ की ये बहुत बड़ी खासियत है। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट में जाते हैं, जो कि है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। इसको मैं इन्वेस्टमेंट भी नहीं बोलूंगी, क्योंकि अगर आपका एम्प्लॉयर ईपीएफ काटता है तो ये वहां पर जाकर जमा होता है। कुछ एम्प्लॉयर्स नहीं भी काटते हैं, कुछ काटते हैं। यहाँ पर जो गोल ड्यूरेशन है वेरी लॉन्ग टाइम के लिए होता है, क्योंकि रिटायरमेंट पे जाकर ही आप यहाँ से अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं। रिस्क बहुत ही कम है। रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे अच्छे मिल जाते हैं, जो कि अभी करंटली यहाँ पर अभी 8.15% का रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है। लिक्विडिटी की बात करें तो बहुत ही लो लिक्विडिटी है। बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशंस में ही आप यहाँ से अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि आपको कोई बीमारी हो गई जिसके इलाज के लिए पैसे चाहिए, या आपके बच्चे की एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए, तो उस केस में यहाँ से आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। अदरवाइज मैच्योरिटी के टाइम में यहाँ से आपको पूरा पैसा मिल जाएगा। फिर टैक्स बेनिफिट की बात कर ले तो एटीसी का टैक्स बेनिफिट मिल जाता है, यहाँ पर भी आपको ट्रिपल ई का बेनिफिट मिल जाता है। अब नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात कर लेते हैं, जो कि है नेशनल पेंशन स्कीम टायर 1 अकाउंट। नेशनल पेंशन स्कीम का जो गोल ड्यूरेशन होता है वो वेरी लॉन्ग टर्म है, क्योंकि यहाँ पर अमाउंट रिटायरमेंट तक के लिए लॉक इन हो जाता है। लेकिन अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए सीरियस है ना, एनपीएस से अच्छा ऑप्शन और आपको नहीं मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर इक्विटी और डेट दोनों का कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। अगर आप अच्छे रिटर्न्स चाहते हैं लॉन्ग टर्म में, इक्विटी में एलोकेशन ज्यादा कर दीजिए। यहाँ पर भी कैपिंग होती है, 75% से ज्यादा आप इक्विटी में एलोकेशन नहीं कर सकते हैं। आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इक्विटी एंड डेट के एलोकेशन को डिसाइड कर सकते हैं। लिक्विडिटी की बात कर ले, वेरी लो लिक्विडिटी, केवल इमरजेंसी सिचुएशंस में ही आप निकाल पाएंगे। मैच्योरिटी जो कि आपके रिटायरमेंट के टाइम पर होती है, उस समय में आप 60% ऑफ द लंप सम विड्रॉ कर सकते हैं,
जो 40% होगा ना, उससे आप एन्युटीज बाई करेंगे, जो कि होती है पेंशन प्लान, ताकि आपको मंथली पेंशन मिलती रहे। टैक्स बेनिफिट की बात कर ले तो इसके बहुत तरीके के टैक्स बेनिफिट हैं। सबसे पहले तो ATC का बेनिफिट मिल जाएगा। उसके अलावा उस 1.5 लाख के अमाउंट के अलावा भी 50,000 रुपीज पे आप टैक्स बेनिफिट उठा सकते हैं अंडर सेक्शन 80 CCD 1B। इसके अलावा अगर आपका एम्प्लॉयर भी आपके बिहाफ पर NPS में कंट्रीब्यूट करता है तो उस अमाउंट पर भी आप टैक्स बेनिफिट उठा सकते हैं। लिमिट क्या होती है? दैट शुड बी 10% ऑफ योर बेसिक एंड DA। ये हो गई NPS की बात। NPS Tier 1 अकाउंट में ही आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। Tier 2 अकाउंट में आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है, क्योंकि वो काइंड ऑफ अ म्यूचुअल फंड्स ही होता है, जहां पर आप कभी भी सेल एंड बाय कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट पे आते हैं, जो कि है म्यूचुअल फंड्स। ये मेरा थोड़ा ज्यादा फेवरेट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर मैं अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से डिसाइड कर सकती हूँ, अपने ड्यूरेशन के हिसाब से डिसाइड कर सकती हूँ कि मुझे किस स्कीम में इन्वेस्ट करना है। अगर मेरे को शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट करना है तो मैं डेट फंड्स में इन्वेस्ट कर दूंगी, क्योंकि वहां पे मेरे को सेफ्टी मेजर ज्यादा चाहिए। अगर मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, अच्छे रिटर्न्स कमाने तो मैं इक्विटी में इन्वेस्ट कर दूंगी। तो मैं अपने ड्यूरेशन एंड रिस्क एपिटाइट के हिसाब से खुद से फंड का सिलेक्शन कर सकती हूँ। यहाँ पर आपको वेराइटी ऑफ ऑप्शंस मिल जाते हैं अगर आपको म्यूचुअल फंड समझ आते हैं। टाइम लिमिट की बात करें, लॉक इन पीरियड कितने का होता है? यहाँ पर 0 से 5 ईयर्स तक का लॉक इन पीरियड होता है। कुछ फंड्स होते हैं जहाँ पे बिल्कुल लॉक इन पीरियड नहीं होता है, कुछ फंड्स में लॉक इन पीरियड होता है। रिस्क की बात कर ले तो यहाँ पर हर तरीके के रिस्क अवेलेबल हैं, लो, मीडियम, हाई, वेरी हाई। हर तरीके के रिस्क के हिसाब से आपको फंड्स मिल जाएंगे। फिर हम लिक्विडिटी की बात कर ले तो इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में लिक्विडिटी बहुत हाई होती है। आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। अगर लॉक इन पीरियड वाला है उस केस में आप नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन अगर नॉन लॉक इन वाले म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं उस कैटेगरी में भी, तो वहां पर आप कभी भी अमाउंट निकाल सकते हैं। तो लिक्विडिटी इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। अब टैक्स बेनिफिट की बात कर ले तो इसमें भी एक कैटेगरी ऑफ फंड्स होती है जिसको बोलते हैं ELSS, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स, जहां पर आप इन्वेस्ट करके ATC में टैक्स बेनिफिट उठा सकते हैं। यहाँ पर आपको 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड होता है, जो कि आपको सर्व करना ही पड़ेगा। तो ये बात हो गई 5 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में। अब इसका एक छोटा सा कंपैरिजन कर लेते हैं और ये समझने का कोशिश करते हैं किस टाइप के गोल में आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में बात करें तो हमने डिस्कस किया था ना कि यहाँ पर आपको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। तभी इन्वेस्ट करें जब आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। जैसे कि अगर आपकी शादी होने वाली है नेक्स्ट 1-2 ईयर्स में, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको कोई गैजेट खरीदना है, आपको घर के डाउन पेमेंट के लिए कुछ अमाउंट पे करना है, वो अमाउंट आपके पास रखा हुआ है, उसको आपको सेफ जगह पे लॉक करके रख देना है थोड़े समय के लिए। कोई गाड़ी खरीदनी है, उसके लिए डाउन पेमेंट करनी है या उसकी पूरी पेमेंट करनी है, उस अमाउंट को भी आप कहीं पर रख सकते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट में तभी इन्वेस्ट करें जब रिक्वायरमेंट शॉर्ट ड्यूरेशन की है। अब नेक्स्ट पे आते हैं PPF। देखिए PPF में तो स्ट्रेट अवे लॉक इन पीरियड ही 15 इयर्स का होता है। तो आप तभी इन्वेस्ट करें जब आपका गोल ड्यूरेशन ऑन द हायर साइड हो। जैसे कि आपको अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए सेव करना है, आपका रिटायरमेंट है 15-20 साल के बाद में, उसके लिए आपको सेव करना है। तो इस तरीके की गोल्स के लिए ना PPF एक अच्छा ऑप्शन होता है। और फिर हम बात कर लेते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की। ये तो है ही रिटायरमेंट के लिए, NPS भी रिटायरमेंट के लिए। तो यहाँ पर तो ऑप्शन ही एक है कि आप रिटायरमेंट के लिए सेव कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड सबसे इंटरेस्टिंग है क्योंकि हर एक गोल के लिए आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ड्यूरेशन के हिसाब से आप रिस्क चूज कर सकते हैं। जो आप फिक्स्ड डिपॉजिट में कर रहे थे वो आप म्यूचुअल फंड्स में ही कर सकते हैं। घर की डाउन पेमेंट के लिए अमाउंट रखा हुआ है आपके पास, उसको डाल दीजिए किसी म्यूचुअल फंड में। ऐसे फंड में डाल दीजिए जो कि डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है, जहाँ पे रिस्क बहुत कम होता है। गाड़ी खरीदनी है तो उसका भी जो अमाउंट रखा हुआ है वो भी डाल दीजिए, अगर आपको 6 महीने के बाद में या 1 साल के बाद में ही गाड़ी खरीदनी है। इस तरीके से कुछ भी गोल्स हैं ड्यूरेशन के हिसाब से आप फंड सेलेक्ट कीजिए और डाल दीजिए। निश्चिंत होकर आपको आपका पैसा मिल जाएगा। आपको बस समझ आना चाहिए कि उन फंड्स का सिलेक्शन कैसे करना है। अगर आपको इसकी नॉलेज है तो आप आराम से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके कोई भी सुझाव हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में डालकर मुझे बता सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। प्रिया दास साइनिंग ऑफ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं पर्सनल फाइनेंस पे एवरी वीक 2 वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे नए वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती रहेगी।